हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हम लोग उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सभी फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। तो जब फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने क्या बताया था? फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये राज्यों के लिए क्या है? नकारात्मक प्रावधान है, यानी कि नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये राज्यों के शक्तियों के ऊपर क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसके खिलाफ? नागरिक, मतलब जो स्टेट के एक्शन के खिलाफ अवेलेबल है। यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो आपको राज्य की कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध है, यानी कि राज्य आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लेकिन उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जो कि इंडिविजुअल के एक्शन के खिलाफ भी अवेलेबल है। कोई इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्तिगत जो है कार्यवाही के खिलाफ भी उपलब्ध है कुछ मौलिक अधिकार, उसमें ये भी आप याद रखेंगे। अब अगला सवाल ये उठता है, क्या ये जो फंडामेंटल राइट है, क्या ये खुद ही स्वतः लागू हो जाता है? क्या क्या अपने आप ये लागू हो जाएगा फंडामेंटल राइट? क्या ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है? याद रखिएगा, नहीं। याद रखना है दोस्तों, फंडामेंटल राइट, सम ऑफ फंडामेंटल राइट आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। सेल्फ एग्जीक्यूटरी यानी कि कुछ मौलिक अधिकार जो है वो स्वतः लागू हो जाते हैं। कुछ मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं। सभी मौलिक अधिकार नहीं, कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्वतः लागू होते हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या करती है? पार्लियामेंट कानून बनाती है। याद रखिएगा, कुछ फंडामेंटल राइट्स को, कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। यानी कि आपको यह चीज याद रखना है कि अगर फंडामेंटल राइट के किसी प्रावधान को अगर लागू करना है, फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन को अगर लागू करना है, तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसे है? उसके लिए लॉ बनाने का अधिकार किसे है? पार्लियामेंट को। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल जो है वो इसके लिए कानून नहीं बना सकती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद की बात करें तो क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हैं क्या? तो याद रखिएगा, ऑल फंडामेंटल राइट, मतलब सिंपल लिख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट? यानी मान लीजिए कि जैसे आपको कोई मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मौलिक अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता, उस मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, उस मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उस मौलिक अधिकार को कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको मौलिक अधिकार दिया गया है तो उस मौलिक अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, उसके ऊपर क्या हो सकता है? प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए, इसके तहत आपको क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या यह मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है? याद रखिएगा, नहीं। क्या आपको कुछ भी बोलने की आजादी है? तो याद रखिएगा, नहीं। क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं। कुछ भी आप दिखा सकते हैं? नहीं। उसके ऊपर क्या है? प्रतिबंध है। यानी कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि क्या हो जाए? कोई ऑफेंस को, कोई मतलब अपराध को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी मतलब कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे कि भारत की सिक्योरिटी पर खतरा हो। टोटल यानी कि याद रखिएगा, जो आर्टिकल 19 क्लाउज 2 है, क्लाउज मतलब 2, उसके अंदर टोटल 8 ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, 8 ग्राउंड्स, जिसके आधार पर आपके आर्टिकल 19 क्लाउज 1 के अंदर जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या किया जा सकता है? उसको क्या करते हैं? उसको आपका रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
जैसे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट का मतलब क्या, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 की जब बात करते हैं तो जो आर्टिकल 14 है वो कहता है क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। लेकिन जब कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो वहां पर कुछ अपवाद हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, फॉरेन डिप्लोमेट्स यानी विदेशी राजनयिक, वो क्या है, उनके ऊपर वो क्या अपवाद में आते हैं, यानी कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 15 जो क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसके आधार पर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वहां पर भी अपवाद है, वुमेन और चिल्ड्रन, उसके लिए स्पेशल प्रावधान है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। और इसका एक्सेप्शन कौन है दोस्तों, इसका एक्सेप्शन, इसका अपवाद है, याद रखिएगा कौन, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो बात करता है किसकी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, जो बात करता है छुआछूत के निषेध की। ये जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, याद रखिएगा छुआछूत का निषेध है, वो एकमात्र क्या है, मौलिक अधिकार है, एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, जिसका कोई अपवाद, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी पर यह समान रूप से लागू होता है, यानी कि किसी को भी छुआछूत बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद की बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। जो फंडामेंटल राइट है ये दोस्तों क्या करता है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में क्या होता है, ये सहायक होता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में क्या होता है, ये सहायक होता है। कौन सा, फंडामेंटल राइट, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग इसके आगे, अलग अलग बाकी के फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करते हैं, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइएगा। आगे चला हम लोग, कैन आई मूव। लास्ट वाला मैंने ये बताया कि जो फंडामेंटल राइट होता है ना, वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होता है, यानी कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, यानी कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ओके, क्लियर? क्या सर आपने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया उसमें दो स्टेट का नहीं बताया, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये दोनों स्टेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ था और वो कब हुआ था? ये वो चंद्र परमार जी वो पहले से था, है ना। तमिलनाडु और जो मतलब मद्रास था, है ना, मद्रास पहले से था, कर्नाटका भी पहले से था, कर्नाटका को पहले मैसूर बोलते थे, ठीक है ना चंद्रेश जी। क्लियर? चलिए, याद है किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में दोस्तों कितने फंडामेंटल राइट थे? अच्छा, हमारे फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है क्या? कैन आवर फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड? क्या हमारे फंडामेंटल राइट को डिलीट किया जा सकता है क्या? याद रखिएगा, यस, हमारे फंडामेंटल राइट को कम भी किया जा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट को डिलीट भी किया जा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। कौन लगा सकती है ऐसा? याद रखिएगा, पार्लियामेंट। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार किसे? फंडामेंटल राइट्स पर पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यानी कि मनमाना प्रतिबंध नहीं बल्कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या कर सकती है? इंपोज कर सकती है, यानी युक्त प्रतिबंध इंपोज कर सकती है, यानी लगा सकती है। फंडामेंटल राइट को डिलीट किया जा सकता है, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, यानी इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे संविधान का जो मूल संरचना है वो प्रभावित ना, यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट के अंदर ऐसे जो प्रोविजंस हैं
जो क्या है, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो हमारी मूल संरचना का हिस्सा है, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये आपका कैसा है, ये आप बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसे किसी को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, इसको नहीं अमेंड कर सकती है कौन, पार्लियामेंट, इसको नहीं डिलीट कर सकती है पार्लियामेंट, जो कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, जो आपको यह अधिकार देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आपका नहीं कर सकती है, यानी कि मूल संरचना को छोड़कर। आप लिख सकते हैं यहां पर मूल संरचना को छोड़कर, मूल संरचना को छोड़कर। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, क्या हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है? याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के दौरान, किसमें, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान यानी कि राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित हो सकते, सस्पेंड हो सकते, सस्पेंड हो सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट दो फंडामेंटल राइट है जिसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये दो फंडामेंटल राइट हैं जिसको को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अमेंडमेंट को बोलते हैं संशोधन, अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, संशोधन। और आप लोगों से सवाल भी है, आप लोग ये बताइए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, इस चीज को आप बताइए। Sir, I am from Tamil Nadu. Don't know to read and write in Hindi. In last 3 classes, you wrote everything in Hindi. Please write in English. Okay, Mamta, I am writing. Actually, होता क्या है कि it is not possible to completely write in English or complete in Hindi because it will consume more time and we have to cover entire syllabus before exam. So it is not possible. If you have any, you can write whatever I am writing in bilingual mode. You can write it in your own language. Okay. But अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत होती है ना, तो आप हमसे किसी चीज का अगर आपको मतलब पता नहीं रहता, if you will not understand meaning of any particular point, then you can ask me. Okay. और ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, संविधान में संशोधन का प्रोसेस, यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या सवाल है चैतन्य वाघमारे जी, 18 सीटी क्या है फॉर एससी कास्ट? 18 सीटी नहीं होता है जी, एट्रोसिटी होता है। क्या बोल रहे हो, पूरा अभी आर्टिकल 17 आएंगे, 18 सीटी कहां पढ़ लिया तुमने? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बोलते हैं उसे। ओके, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। चलें आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके ममता जी, डेफिनेटली। एक्चुअली हरद्वारा जी, आई डोंट नो डोगरी, है ना। चैतन्य वाघ मेरे, जब हम आर्टिकल 17 पर आएंगे तो हम बात करेंगे एट्रोसिटीज की, है ना, कि एट्रोसिटीज क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, है ना, उसकी बात करेंगे आर्टिकल 17 पे डिटेल में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 मौलिक अधिकार थे। बट याद रखिएगा एट प्रेजेंट, ऐसे लिख लो पहले, याद रखना, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, राइट टू प्रॉपर्टी was deleted, right to property was
deleted from list of fundamental right and it was made a legal right. It was made a legal right under आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A, यानी लिख लीजिएगा 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे आर्टिकल 300 का, आर्टिकल 300 का या आर्टिकल 300A ही लिख लीजिए, आर्टिकल 300A के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। एक विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी याद रखिएगा जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, 7। एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 में, जिसे हम लोग बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब कहीं भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना। तो इस फंडामेंटल राइट को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, ठीक है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। तो वो जनता पार्टी की सरकार 1978 में एक संविधान संशोधन करती है, 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को क्या होता है? फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया जाता है। कहता है कि नाउ ये जो है अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, ये एक कैसा अधिकार होगा? ये एक लीगल राइट होगा, ये एक वैधिक अधिकार होगा। किसके तहत? आर्टिकल 300A के तहत, 300 का के तहत। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? यानी at present we have how many fundamental rights in our constitution? Under part 3, at present time, how many fundamental rights are there in our constitution? Anyone? कोई बता सकता है? Six. Good. Very good. याद रखिएगा at present in our constitution, there are 6 fundamental rights। यानी वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 7। कितने मौलिक अधिकार है? 7 फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट हैं। 6 फंडामेंटल राइट हैं। अब ये 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? विच आर दीज 6 फंडामेंटल राइट्स? तो याद रखिएगा, इसके बारे में पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, और यू कैन से समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं इसे? समानता का अधिकार। And this fundamental right are mentioned under which article? From article 14 to article 18. And by end of this week, इस वीक के समाप्त होते होते, है ना, हम लोग ये सारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उसे हम लोग क्या करेंगे? फिनिश कर लेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो था सिद्धार्थ जी, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। उस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से क्या कर दिया जाता है? डिलीट कर दिया जाता है, और उसको आर्टिकल 300A के तहत एक क्या बना दिया जाता है? उसे एक विधिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों क्या? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का
अधिकार, एंड दिस फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता का अधिकार, इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 ये किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम, है ना? ठीक है, नहीं शिवम लोढ़ी जी, ये राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट है। आर्टिकल 21 जो 21A में जो राइट टू एजुकेशन है वो किसका पार्ट है? वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है ये किसमें है? आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ बिगार। यानी कि ये किसका? बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार और जो बेगार है उसको क्या करता है? प्रतिबंधित करता है, उसे क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। जबकि आर्टिकल 24 ये क्या करता है? ये चाइल्ड लेबर को, बाल श्रम को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पहले आप इतना लिखो फिर इसके आगे चलते हैं, बाकी के 3 और फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सभी फंडामेंटल राइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? होता है, होगा, टेस्ट भी होगा। ओपी भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, फिर हम लोग मूव करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सभी को क्लियर है यहां तक? ओके ओके, गुड गुड। नाउ फोर्थ वन इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जैसे कुछ बच्चे आज यहां पर कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम लिख रहा है ना? ये राइट टू क्या है? रिलीजियस फ्रीडम है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एंड दिस राइट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, है ना? किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना? ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 ये आपको क्या देता है? राइट टू, मतलब कि आपका जो रिलीजियस अफेयर है, धार्मिक मामलों का क्या कर सकते हैं आप? प्रबंधन कर सकते हैं। राइट टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स लाइक इन टेम्पल्स, यानी जो मंदिर होता है वहां पर पूजा पाठ के लिए क्या पुजारी होता है, प्रीस्ट होते हैं। इसी तरह जो मस्जिद होता है, मॉस्क होता है, वहां पर क्या होता है? आपकी पूजा पाठ वहां पर जो मतलब होता है, उनका जो भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? मौलवी होते हैं, है ना? इसी तरह जो चर्च होता है वहां पर क्या होता है? पादरी होते हैं, है ना? ठीक है, तो ये अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकते हैं आप? मैनेज कर सकते हो। बाकी हम लोग इसमें जब आएंगे पूरा डिटेल में बात करेंगे। 5वां है दोस्तों, याद रखिएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसे कहते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। एंड ये किस में मेंशन है? याद रखिएगा, ये 2 आर्टिकल में मेंशन है हमारे संविधान में, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद की बात करता है दोस्तों, सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि ये अगर नहीं होना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। इसे कहते हैं संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। बिकॉज अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं हो तो बाकी के फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में मेंशन है ये, और इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा? इसे कहा हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा। किसे? आर्टिकल 32 को। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट, यानी कि सभी
फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट, यानी कि सभी मौलिक अधिकारों का मूल। क्योंकि अगर आपके ये फंडामेंटल राइट ये हटा दिया जाए तो बाकी का फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जो बाकी का फंडामेंटल राइट है उसके लिए अगर आपका वो वायलेशन होगा, अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीना जाएगा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो आपके पास ये अधिकार ही नहीं होगा कि आप उसे वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके। दैट्स वाई याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। और ये जो पूरा पार्ट 3 है, ये जो फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर है, पूरा पार्ट है, पार्ट 3 है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? इसे याद रखिएगा कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मयंक, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था मौलिक अधिकारों की लिस्ट से, ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? राइट टू प्रमोट अवर रिलीजन आर्टिकल 25 में है शिवम जी, है ना। राइट टू अपॉर्चुनिटी किस आर्टिकल में है? 16 में है श्रेया। सब पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके सब पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। आर्टिकल 31 में बताया तो राइट टू प्रॉपर्टी था, अब नहीं है, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी था बट अब नहीं है। चलें आगे। आज क्लास क्यों नहीं लग रही है? तो शायद अभी क्या क्लास नहीं हो रही है? तो क्या हो रही है अभी, ये बताओ। themes on essay writing from polity subject so that we could practice. Mamta J, definitely I can provide you some themes on political, on topics related to polity. You can ask me in next class, है ना, and I will provide you some themes of polity subject. Okay. Now हम लोग जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, याद रखिएगा, अब हम लोग एक एक करके सभी आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 टॉक्स अबाउट व्हाट? टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 12 में क्या, आर्टिकल 13 में क्या, पहले हम उसको देख लेते हैं। फिर हम लोग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मतलब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। अरे देखिए, मैग्ना कार्टा जो होता है ना, सबसे पहला ब्रिटेन ने जो सबसे पहला अपना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा किसी भी चीज का, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे मैग्ना कार्टा नॉर्मली उसके लिए मैग्ना कार्टा टर्म यूज करते हैं। और जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अंदर जो भाग 3 है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, उसे क्या नाम दिया गया? उसे कहा गया, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया उसे, ठीक है। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू यूज टर्म स्टेट मल्टीपल टाइम्स। याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कई बार राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे, कई बार, कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन दीज ग्राउंड, स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, स्टेट शुड प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी, स्टेट शुड प्रोहिबिट दिस, स्टेट शुड प्रोहिबिट दैट। हम लोग पूरे इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे किसकी? स्टेट की। हर जगह स्टेट टर्म यूज होगा। सवाल उठता है उस स्टेट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट विच इज यूज्ड इन चैप्टर फंडामेंटल राइट। यानी कि यहां पर जो आर्टिकल 12 के अंदर, याद रखिएगा, स्टेट को डिफाइन किया गया है, ये किसके लिए? फॉर फंडामेंटल राइट चैप्टर। मूल अधिकार के अंदर जो स्टेट टर्म का यूज हुआ है उसके लिए स्टेट का डेफिनेशन है। ये स्टेट का डेफिनेशन आप मत समझ लेना कि एक डेफिनेट एरिया होना चाहिए, एक मतलब आपका पॉपुलेशन होना चाहिए, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए और उस गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, वो वाला स्टेट नहीं है। यहां पर जो स्टेट को डिफाइन किया गया है वो किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर,
फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। और इस स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, तो ये कहता है आर्टिकल 12 की इस स्टेट के अंदर कौन आएगा, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि केंद्र सरकार और संसद, केंद्र सरकार और संसद। दूसरा कौन आएगा, दूसरा आएगा स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट या और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल। तीसरा कौन आएगा, तीसरा आएगा इसमें लोकल गवर्नमेंट, तीसरा कौन आएगा, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। और चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अधीन कोई प्राधिकारी, भारत सरकार के अधीन कोई प्राधिकारी, अधीन कोई प्राधिकारी। यानी स्टेट का जो डेफिनेशन दिया गया आर्टिकल 12 में, यह कहा गया है कि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट है, इस स्टेट का मतलब क्या है, इस स्टेट के अंदर कौन आएगा, केंद्र की सरकार, यानी कि केंद्र की सरकार जो है वो स्टेट के अंदर आएगी, पार्लियामेंट वो स्टेट के अंदर आएगी, राज्य की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट है, यानी मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जो राज्य की कोई सरकार है तो वो भी स्टेट के अंदर आएगी। किसी राज्य का विधानमंडल है, लाइक मान लीजिए यूपी का विधानमंडल है, एमपी का विधानमंडल है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है ना, केरला का है, वहां का जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, वो भी स्टेट के अंदर आएगा। लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपके गांव में पंचायत है, पंचायत भी किसका पार्ट होगा, स्टेट का पार्ट होगा। मान लीजिए कि आपके शहर में म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है ना, तो वो भी क्या होगा, आपका स्टेट का पार्ट होगा। अब सवाल ये उठता है जो सबसे लास्ट में, एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर कौन कौन आएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का व्याख्या करने वाला कौन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन, इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। जब सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनी अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई अथॉरिटी जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रित है, पूरा पैसा उसमें सरकार का लगा हुआ है, ऐसा कोई अथॉरिटी जिसमें सरकार की मोनोपोली है, ऐसा कोई अथॉरिटी जिसका नेचर क्या है, गवर्नमेंटल है, सरकारी काम करती है वो। जैसे मान लीजिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या है, वो आपका सरकारी, वो सरकारी रोड बनाती है, सड़कें बनाती है, पुल्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, पुलें बनाती है, ब्रिज बनाती है। तो ये NHAI ये किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट होगा, यस। जैसे इंडियन रेलवे, ये स्टेट का पार्ट होगा, यस होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा उसमें फंडिंग है, किसका पैसा है, सरकार का है, सरकार की उसमें मोनोपोली है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सब क्या स्टेट के पार्ट होंगे, स्टेट के पार्ट होंगे। यूपीएससी क्या स्टेट का पार्ट होगा, स्टेट का पार्ट होगा, यस होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग क्या स्टेट का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद आर्टिकल 12 का मतलब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 12 जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ये कुछ बच्चे यहां पर जो कर रहे हो ना, भाई पढ़ना है तो पढ़ लीजिए आप लोग, है ना, और बाकी ये करना है तो क्लास को आप लीव करके जा सकते हैं, है ना, क्लास को आप छोड़ के आप जाइए, मतलब आयोजन आपका हो रहा होगा, आप उसे देखिए प्लीज। क्लास के डेकोरम को मेंटेन रखो, नहीं तो सबको एक तरफ से ब्लॉक करवा देंगे, अभी कोई कमेंट नहीं कर पाओगे, फिर मजाक बना रखा है पूरा कमेंट बॉक्स में, क्या चल रहा है ये।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो बताइए। पूरा गजब कर रखे हो तुम लोग। हद है। चलें आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, नाउ व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 क्या कहता है? सर केजीएस भी एक स्टेट होगा? नहीं, केजीएस इज नॉट ए स्टेट बिकॉज केजीएस इज नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट और नॉट मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, और इन केजीएस गवर्नमेंट इज नॉट अ मेजोरिटी स्टेक होल्डर। यहां पर ना गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है, ना तो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, आपका फंडेड किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर पैसा नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ स्टेट, ये स्टेट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 के लिए कौन सा हाउस में बिल लाया जाता है और कितने मेजोरिटी से पास किया जाता है। रत्नी राकेश कुमार जी, पार्ट 3 में अगर संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन करना होगा, समझिएगा मेरी बात को। और संविधान में जब संशोधन करना होता है, संविधान संशोधन विधेयक ये हमारे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसे याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं, 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये मेजोरिटी जब टाइप ऑफ मेजोरिटी हम पढ़ेंगे वहां पर आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। अभी बस इतना याद रखिए कि विशेष बहुमत से पारित होता है और ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है अगर चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में अगर संशोधन करना हो तो, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनी लॉ विच इज inconsistent or inconsistent or in derogation with fundamental right declared void। अब इसका मतलब क्या है? Yes, definitely. KGS can violate your fundamental right, है ना। KGS can block you to मतलब express your thoughts, है ना। जैसे अभी मान लीजिए ऋषभ जी, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर लिखेंगे तो ब्लॉक कर देंगे आपको, है ना। यानी कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या किया जा रहा है, मतलब वायलेट किया जा रहा है। KGS is not a part of state. Okay, तो KGS can violate your fundamental right. Okay. हाँ, PSUs महारत्ना, PSUs ये भी स्टेट होंगे डेफिनेटली, जैसे BPCL है, ONGC है, ओके, IOCL है, NTPC है, ये सब, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है? स्टेट है, इसलिए वो भी स्टेट का पार्ट होगा। मतलब मेजोरिटी स्टेट होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर वहां पर गवर्नमेंट है, इसलिए वो स्टेट का पार्ट होगा। ओके, क्लियर? चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहां पर ये क्या कहता है, अगर कोई कानून हमारे फंडामेंटल राइट को कम करता है या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, या हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो उस कानून को उस हद तक शून्य माना जाएगा। उस हद तक क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। समझिएगा ध्यान से, इस बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान से समझिए। ये क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है ऐसा कोई कानून, कोई भी ऐसा लॉ, नो श्रेया, दैट इज नॉट ए स्टेट। ओके, स्टेट का मतलब मैंने क्या बताया? स्टेट का मतलब कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के पास पूरा उसका शेयर, लाइक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ए स्टेट, बिकॉज
एसबीआई का जो मेन शेयर होल्डर है वो कौन है? स्टेट है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वो स्टेट होगा, क्योंकि उसमें जो मेन शेयर होल्डर है वो कौन है? स्टेट है ना। जहां पर मेजोरिटी शेयर होल्डर क्या हो? स्टेट हो, या फिर जिसका काम करने का नेचर कैसा? गवर्नमेंटल, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये तो मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, ओके, जैसे मान लीजिए कि इंडियन रेलवेज, ठीक है। हम लोग जब बात करते हैं, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 13 क्या कहता है? ऐसा कोई भी कानून जो कि आपके मौलिक अधिकारों को क्या करता है? वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट को कम करता है, तो उस कानून को उस हद तक क्या कर दिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा, उस हद तक उस कानून को हटा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई कानून है, उसके अंदर 5 प्रोविजंस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोविजन है किसी कानून के अंदर, समझिएगा, ये 5 प्रावधान है इस कानून के अंदर। इस 5 प्रावधानों में ये 3 प्रावधान जो ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो इसके अंदर ये कानून है, इस कानून के अंदर ये जो 3 प्रावधान है, ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो 2 प्रोविजन है, ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, या फिर आपके फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये जो दो प्रोविजन जो कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर मौलिक अधिकारों को कम करता है, इस कानून को शून्य मान लिया जाएगा। ये कानून जो है, इस नियम को, इसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यानी कि वो कानून उसी हद तक लागू होगा जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ मेल खाता है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है, या हमारे फंडामेंटल राइट को कम नहीं करता है, वो उसी हद तक क्या होगा? लागू होगा कोई कानून, ठीक है। हाँ, इसरो, एचएएल, डेफिनेटली ये सब किसका पार्ट है? स्टेट का पार्ट है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ओमकार रंजन जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। अब देखिए आर्टिकल 13 क्लाउज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 13, अब इसके अंदर डिफरेंट क्लाउजेस हैं। यहां तक सभी ने लिख लिया है? यहां तक सभी ने लिख लिया? अब इसके अंदर आर्टिकल 13 क्लाउज 1 क्लाउज 2 क्या क्या है, उसके ऊपर हम लोग, टोटल 4 क्लाउजेस हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, अगले पॉइंट पर चलता है। देखिए आर्टिकल 13 क्लाउज 1 क्या कहता है? इसके अंदर टोटल 4 क्लाउजेस हैं, और ये 4 क्लाउजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 13 क्लाउज 1 कहता है कि भारत का संविधान लागू होने के पहले, भारत का संविधान, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा इसे, भारत का संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कम करता है या उल्लंघन करता है, तो उस कानून को उस हद तक शून्य माना जाएगा। वही बात, यानी देखिए जब भारत आजाद हुआ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के पहले भी तो कई सारे कानून थे, लाइक इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, इसी तरह और भी कई सारे कानून थे जब भारत आजाद हुआ था उसके पहले। अब जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के संविधान के लागू होने के पहले जो कानून थे, अब उस कानून का क्या होगा? वो भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी लागू होंगे, या भारत के संविधान के लागू होने के बाद वो सारे कानून समाप्त हो जाएंगे? सवाल उठता है ना। याद रखिएगा आर्टिकल 13 क्लाउज 1 कहता है कि भारत का संविधान लागू होने के पहले कोई कानून अगर है तो वो तभी लागू होगा, वो भारत का संविधान लागू होने के बाद तभी लागू होगा जब, जो कि ऐसे ही कानून लागू होंगे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ना तो कम करते हैं और ना ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। अगर कोई ऐसा कानून है
जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को कम करता है या हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। भारत का संविधान लागू होने से पहले अगर ऐसा कोई कानून है तो उस कानून को उस हद तक क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे प्रावधान होंगे जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ होगा। अब मान लीजिए उस कई सारे संविधानों में 20-25 ऐसे प्रोविजंस होंगे, 20-25 ऐसे प्रावधान होंगे मान लीजिए, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को या तो कम करते हो या फिर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। तो उन 20-25 प्रावधानों को हटा दिया जाएगा, उस 20-25 प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उस 20-25 प्रावधानों को शून्य मान लिया जाएगा कि वो कानून अब आगे लागू नहीं होगा। यानी कि ये क्या कहता है, ये कहता है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, मतलब ऐसे लिख लीजिएगा, इफ, ऐसे लिख लीजिए, इफ देयर इज एनी लॉ before commencement of our constitution and if that law violate or in derogation of any fundamental right, then that law is declared void। यानी क्या कहता है, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि भारत का संविधान लागू होने का पहले का कोई कानून आगे तभी लागू होगा अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को ना तो कम करता हो ना ही हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। दैट्स इट। अगर कोई कानून है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, तो वो कानून भारत की स्वतंत्रता के, भारत के संविधान के लागू होने के बाद, मतलब वो कानून जो है लागू नहीं होगा आगे, उस कानून को उस हद तक शून्य मान लिया जाएगा। दैट्स इट। आया समझ में? अभी आर्टिकल 13 हम पढ़ ही रहे हैं। करण जी पूरा पहले कंप्लीट करने दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। पूरा पहले कंप्लीट करने दो, फिर समझ में आएगा। अब आर्टिकल 13 क्लाउज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लाउज 2 क्या कहता है उसकी बात अब हम लोग करते हैं। आर्टिकल 13 क्लाउज 1 में कोई दिक्कत किसी को? आर्टिकल 13 क्लाउज 1 सिंपली इतना कहता है कि भारत का संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन करेगा, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कम करेगा, तो उस कानून को उस हद तक वॉइड मान लिया जाएगा, उस हद तक शून्य मान लिया जाएगा, उस कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? सभी को आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैन आई मूव? यस और नो? गुड। नाउ अब देखिए आर्टिकल 13 क्लाउज 2 क्या कहता है। व्हाट आर्टिकल 13 क्लाउज 2 सेज? आर्टिकल 13 क्लाउज 2 कहता है स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, state cannot make any law which amend violate and derogate our fundamental right। मतलब क्या है इसका? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, बिल्कुल हो सकता है गौरी नंदन तिवारी जी, याद रखिएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, इसमें संशोधन करता हो, उसमें संशोधन करता हो, या फंडामेंटल राइट को कम करता हो, या फंडामेंटल राइट को क्या करता हो? कम करता हो।
मतलब क्या है इसका? मतलब है कि अगर कोई स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या? आर्टिकल 12 के अंदर जो मैंने स्टेट लिखा है, यानी पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो हैं इनमें से कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई लॉ नहीं पास करती है, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को कम करता हो, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता हो? संशोधन करता। आपके मन में सवाल उठेगा, अगर सर बना ले तो व्हाट इज इट? अगर कोई बना ले, अगर कोई स्टेट या कोई मतलब स्टेट का कोई भी जो भी स्टेट के अंदर है, यानी पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसा करती है, ऐसा कोई कानून पास कर देती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड करता है, तो क्या होगा? क्या करेंगे उस समय? तो दोस्तों याद रखिएगा, उस समय क्या होता है? उस समय फिर एक टर्म है, याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू आता है सीन में। कहता है बाबू मैं हूं। कौन कहेगा? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जब वर्ड की बात करते हैं दोस्तों, पुनरावलोकन या पुनरीक्षण भी कहते हैं इसे, this judicial review term, it is not defined anywhere in our constitution. This judicial review term is not defined under anywhere in our constitution. यानी कि ये जो जुडिशियल रिव्यू टर्म है ना, ये ना तो हमारे संविधान में कहीं पर डिफाइन किया गया, ना ही संविधान में इसका कहीं पर यूज किया गया। लेकिन ये जो जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी अगर ऐसा कोई कानून बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, अमेंड करता हो या फिर कम करता हो, तो वहां पर आती है जुडिशियरी। जुडिशियरी फिर आएगी आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जुडिशियरी क्या करेगी? उस लॉ का क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण। और ये जो न्यायिक पुनरीक्षण होता है, ये क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार देता है कि वो उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करे, उस कानून के संवैधानिक वैधता की जांच करे कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उस कानून को उस हद तक ये क्या कर देगी? शून्य कर देगी। उस हद तक ये क्या कर देगी? डिक्लेयर कर देगी कि ये कानून उस हद तक क्या है? वॉइड है। उस कानून को उस हद तक क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। यानी कि यहीं पर आता है क्या? जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा इस वर्ड को, दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसे लिखे, दिस वर्ड इज नीदर डिफाइंड नॉर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू शब्द, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण शब्द, न्यायिक पुनरीक्षण शब्द का ना तो हमारे संविधान में कहीं पर प्रयोग किया गया है और ना ही इसकी कहीं पर परिभाषा दी गई है। लेकिन ये जो करने का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, वो किसे है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ कैन यूज दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, यानी न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा किसी भी कानून के संवैधानिकता की जांच कर सकती है, चाहे वो स्टेट के अंदर किसी भी उसने क्यों ना पारित किया हो। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो बेस है, जुडिशियल रिव्यू का जो ओरिजिन है, वो कहां पर देखा जाता है? वो आर्टिकल 13 में देखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, उसको जो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार मिलता है, जुडिशियल रिव्यू का जो शक्ति मिलता है, वो किस आर्टिकल से मिलता है? जुडिशियल रिव्यू का बेस कौन सा है हमारे संविधान का? हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू का आधार है? तो वो कौन सा? आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 से जुडिशियरी को यह पावर मिलता है कि वो किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आईपीसी का धारा प्रयान क्या मतलब? मैं समझ नहीं, राकेश आप पूछना क्या चाह रहे हो, है ना? हिंदी में लिख लीजिएगा इस वर्ड के बारे में। इस शब्द को हमारे संविधान में ना तो कहीं पर परिभाषित किया गया है और ना ही कहीं पर इसे मेंशन किया गया। ना तो मतलब लिख लीजिएगा, इस शब्द का ना तो हमारे संविधान में कहीं पर उल्लेख है और ना ही इसकी परिभाषा है कहीं पर।
ठीक है सर, अभी तक कितने कानून हैं जो फंडामेंटल राइट को कम करता है? राकेश जी, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, आगे चलेंगे तो। ठीक है, अभी हम आर्टिकल 13 क्लाउज 3, आर्टिकल 13 क्लाउज 4, है ना, अभी पूरी स्टोरी देखेंगे, आपको पूरा स्टोरी सुनाएंगे। कई सारे केसेस हैं इससे रिलेटेड, चंपकम दोराय रंजन केस, इसके बाद शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, है ना, कई सारे केसेस हैं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे उसे हम लोग, है ना। सर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू बिल लाया है, स्टूडेंट ऑफ क्या पूरा क्या है, कैन एनरोल्ड इन कोचिंग, मतलब ये भी राइट को वायलेट कर रहा है? नहीं नहीं, ये क्यों राइट टू एजुकेशन को क्यों वायलेट कर रहा है? राइट टू एजुकेशन क्या है आप ये बताइए शिवम जी, आपको राइट टू एजुकेशन का मतलब भी पता नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन को वायलेट कर रहा है। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज। क्या अब कोचिंग में ज्यादा फ्री एजुकेशन मिलता है? इसका मतलब यह है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य यानी स्टेट क्या करेगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। क्या राज्य के अंदर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं क्या? राज्य के अंदर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं क्या? नहीं। ठीक है, वही तो आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के पावर के तहत आर्टिकल 13 कहता है कि जुडिशियरी क्या कर सकती है? उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकती है। ठीक है, क्लियर? आ गया समझ में शिवम? चलिए, और किसी का कोई डाउट? अभी कल हम लोग कई सारे, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। टुमारो क्लास इज वन, मतलब अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग क्लास जो होगी कल वाली क्लास होगी, बहुत मजा आने वाला है कल आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। हाँ, नहीं पढ़ा सकते तो ये अच्छा है ना, इससे अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे सरकारी जो शिक्षा है वो क्या होगी? अच्छी होगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो है अच्छी होगी, है ना। जो सरकारी टीचर वगैरह क्या होते हैं, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते, कहते हैं चलो पढ़ना है तो घर पे आना ट्यूशन, वहां पर हम पढ़ाएंगे। सरकारी डॉक्टरों के साथ भी ऐसा होना चाहिए, है ना। सरकारी डॉक्टर सब जो होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही नियम होना चाहिए। कोई भी सरकारी डॉक्टर जो है ना अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएगा, ये भी करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। तो देखो फिर सरकारी अस्पतालों में भी कैसे इलाज अच्छा होने लग जाएगा। नहीं तो सरकारी डॉक्टर सब क्या करते हैं, वहां पर नॉर्मल जाएंगे, 1 घंटा अटेंडेंस लगा के, हाँ प्राइवेट क्लिनिक पर आइए वहां देखेंगे। क्यों भाई, है ना। जुडिशियल का हिंदी न्यायिक, जुडिशियल है, हुशियल नहीं है, जुडिशियल। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का हिंदी है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, चलिए तो मिलता है फिर आपसे। 16 से कम एज के स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो 2 लाख जुर्माना। बिल्कुल अच्छा है, ये तो बढ़िया है। सर बताएं ना डेली क्लास लीजिए। राकेश जी देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अब, है ना, कि डेली क्लास लो। जैसे अभी स्लॉट ना अवेलेबल नहीं है ना, टाइम अवेलेबल नहीं है, जैसे होता है आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी कल और मजा आएगा निखिल, अभी तो हमने आधा ही पढ़ा है ना, अभी तो आधा ही पढ़ा है। कल असली मजा कल है, कल की क्लास देखिएगा, कल की क्लास में असली मजा है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।